तो चपाटी कैसे आप सभी लोग, तो हमको यकीन है आप स्वस्थ मस्त और जबरदस्त तरीके से अपने 11 12th नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th की टॉप 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का हम लोग करने वाले हैं, जो कि हाफ ईयरली एग्जाम 2025 में आने के चांस 99% है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है कीटो एवं वायु द्वारा परागण होता है। कीटो एवं वायु द्वारा परागण होता है तो किसमें होता है? इसका आंसर है कुमुदिनी में। किसमें होता है? कुमुदिनी में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर दूसरा है, घास परिवार के पौधे में बीज पत्र को, घास परिवार के पौधे में बीज पत्र को क्या कहते हैं? घास परिवार के पौधे में बीज पत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा घास परिवार के पौधे में बीज पत्र को स्कूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूटेलम। क्या कहते हैं? इसको टेलम कहते हैं। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आभासी फल के उदाहरण। जैसे कि ये क्वेश्चन में पेपर में पूछ ही देता है कि आभासी फल क्या होता है और आभासी फल के उदाहरण। आभासी फल के उदाहरण कौन कौन हो सकते हैं? जैसे कि एक है सेब हो गया, सेब एक आभासी फल का उदाहरण हो गया। स्ट्रॉबेरी हो गया, अखरोट हो गया, ये सब आभासी फल के उदाहरण हैं। यहाँ पर लोग लिख देते हैं आभासी फल के पहला हो गया सेब, सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, सेब स्ट्रॉबेरी, अखरोट, अखरोट क्या? अखरोट। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है कि आवृत बीजों में भ्रूणपोष होता है। आवृत बीजों में भ्रूणपोष होता है। तो आवृत बीजों में भ्रूणपोष अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे आवृत बीजों में भ्रूणपोष होता है, आवृत बीजों में भ्रूणपोष होता है, आवृत बीजों में भ्रूणपोष होता है, आवृत बीजों में भ्रूणपोष होता है। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा आवृत बीजों में भ्रूणपोष होता है, अगुणित होता है, द्विगुणित, त्रिगुणित। तो इसका आंसर होगा त्रिगुणित होता है। इसका आंसर त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है कि विकासशील परागकणों को पोषण कौन देता है? विकासशील परागकणों को पोषण कौन देता है? तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। विकासशील परागकणों को पोषण कौन देता हो? तो ये आप लोग भी बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जैसे कि यहाँ पर है विकासशील परागकणों को पोषण कौन देता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? टेपिटम। और ये कई बार 12th के एग्जाम में पूछ भी चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि घास कुल के पौधे में बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है। घास कुल के पौधे में बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? घास कुल के पौधे में बिना निषेचन के घास कुल के
घास कुल के पौधे में बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है। बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? घास कुल के पौधे में बिना निषेचन के, घास कुल के पौधे में बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम बोलेंगे असंग जनन। क्या बोलेंगे? असंग जनन। क्या बोलेंगे? असंग जनन। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि पक्षियों द्वारा होने वाला परागण, पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण को हम क्या कहेंगे? पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को, पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहेंगे? तो पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को ऑर्निथोफिली कहेंगे। पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को होने वाले परागण को पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को हम क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली कहेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि बिना निषेचन के ही विकसित होने वाले फलों को क्या कहेंगे? बिना निषेचन के ही विकसित होने वाले जो फल होते हैं, बिना निषेचन के, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बिना निषेचन के विकसित होने वाले फल को, बिना निषेचन के विकसित होने वाले फलों को क्या कहेंगे? बिना निषेचन के विकसित होने वाले फलों को, बिना निषेचन के विकसित होने वाले फलों को हम क्या कहेंगे? अनिषेक फलन। क्या बोलेंगे? अनिषेक फलन। क्या बोलेंगे? अनिषेक फलन। अनिषेक फलन। क्या बोलेंगे? अनिषेक फलन। बिना निषेचन के विकसित होने वाले फलों को हम लोग क्या कहेंगे? अनिषेक फलन कहेंगे। उसी प्रकार सेब, इसी बात में आप लोग एक आंसर और करिएगा। इसमें सेब एक डॉट डॉट फल का उदाहरण है। सेब एक डॉट डॉट फल का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सेब एक आभासी, इसको हम आभासी बोलेंगे, आभासी फल का उदाहरण है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सही है या नहीं। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है कि नारियल पानी में होता है। ये सही जोड़ी यानी कि मिलान करने वाले क्वेश्चन में आ सकती है। नारियल पानी में होता है। नारियल पानी में होता है। तो इसका आंसर होगा नारियल पानी में मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष होता है। नारियल पानी में क्या होता है? मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष होता है। इसमें होता है मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। क्या होता है? मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष
होता है। इस अगले क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है कि पराग कणों का पराग कोश के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? पराग कणों का पराग कोश के पराग कोश के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, पराग कणों का पराग कोश के पराग कणों का पराग कोश की वर्तिकाग्र पराग कणों का पराग कोश के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। पराग कणों का पराग कोश के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा परागण कहलाता है। पोलिनेशन, परागण। इसका आंसर होगा परागण। इसका आंसर क्या होगा? परागण होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11वां है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, पुष्प के आवश्यक अंगों के नाम। पुष्प के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं? पुष्प के आवश्यक अंग, पुष्प के आवश्यक अंग। तो ये लोग तो सबको ही पता होगा कि गुरुजी पुष्प के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं। तो पुष्प के आवश्यक अंग पुमंग और जायांग होते हैं। क्या क्या होते हैं बच्चों? पुमंग और जायांग होते हैं। तो इसके अंग हो गए, एक होता है पुमंग, एक होता है पुमंग और एक होता है जायांग। एक पुमंग और एक जायांग। एक पुमंग होता है और एक जायांग होते हैं। इस पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव है एक जरायुज प्राणी है, अंडयुज प्राणी है या सजीव प्रजक प्राणी है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि मानव है। तो इसमें क्या होगा आप लोग बताइए जरूर। इसमें जैसे कि मानव एक जरायुज प्राणी है, अंडयुज प्राणी है, अंडे देता है या सजीव प्रजक है, बच्चे पैदा करता है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मानव एक सजीव प्रजक प्राणी है। कौन सा प्राणी है? सजीव प्रजक। सजीव प्रजक प्राणी है। कौन सा प्राणी है? मानव एक सजीव प्रजक प्राणी है। निषेचन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निषेचन संपन्न होता है। निषेचन कहाँ संपन्न होगा? निषेचन संपन्न होता है। तो आप लोग का कहना होगा गुरुजी निषेचन होता कहाँ है? गुरुजी निषेचन होता कहाँ है? तो जैसे कि निषेचन संपन्न कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी में। निषेचन अंडवाहिनी। कहाँ होता है? अंडवाहिनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि केवल सगर्भता की स्थिति में स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? केवल सगर्भता की स्थिति में स्रावित होने वाला हार्मोन, केवल सगर्भता की स्थिति में स्रावित होने वाला हार्मोन
केवल सगर्भता की स्थिति में स्रावित होने वाला केवल सगर्भता की स्थिति में स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा होगा? तो इसमें मैन होता है रिलैक्सिन। कौन सा मैन? क्या होता है? रिलैक्सिन। कौन सा होता है? मैन रिलैक्सिन होता है। और इसमें एक और दो होते हैं, एक होता है मानव जरायुज गोनेडोट्रोपिन, एक होता है मानव जरायुज गोनेडोट्रोपिन। एक क्या होता है? मानव जरायुज गोनेडोट्रोपिन। और एक हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि ए एक दिन वाले रजोधर्म के दौरान अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? एक दिन वाले रजोधर्म के दौरान अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? एक दिन वाले रजोधर्म के दौरान अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? एक दिन वाले रजोधर्म के दौरान अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? तो इसका आंसर होगा 14वें दिन। 14वें दिन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि मनुष्य के वृषण की स्थिति होती है। मनुष्य के वृषण की स्थिति होती है। मनुष्य के वृषण की स्थिति होती है। मनुष्य की वृषण की स्थिति होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वृषण कोश, स्क्रोटम। वृषण कोश क्या होगा? वृषण कोश यानी कि स्क्रोटम। इसके बाद आप लोगों को एक ऑफर क्वेश्चन है कि गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथि स्तर को क्या कहते हैं? ये कई बार 12th एग्जाम में पूछ भी चुका है और नेट में भी ये पूछ चुका है कि गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथि स्तर को गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथि स्तर को क्या कहते हैं? गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथि स्तर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? स्त्री में रजोधर्म के समाप्त होने को क्या कहते हैं? स्त्री में रजोधर्म के समाप्त होने को क्या कहते हैं? स्त्री में रजोधर्म के स्त्री में रजोधर्म के समाप्त होने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रजोनिवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? रजोनिवृत्त कहते हैं। रजोनिवृत्त क्या कहते हैं? रजोनिवृत्त कहते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि ग्रेफियन फॉलिकल से
ग्रेफियन फॉलिकल से अंड के बाहर, ग्रेफियन फॉलिकल से अंड के बाहर आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल से अंड के बाहर आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल से अंड के बाहर आने की प्रक्रिया, अंड के ग्रेफियन फॉलिकल से अंड के बाहर आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ओव्यूलेशन, यानी कि अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग क्या होगा? अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग कह दिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? सहेली एक गोली है। सहेली एक कौन सी गोली है? यानी कि सहेली एक कौन सी गोली है? तो सहेली जो होती है, सहेली सहेली एक डॉट 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 गोली है। तो इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर होगा क्या? सहेली एक गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक, गर्भ गर्भ निरोधक गोली है। सहेली एक गर्भ निरोधक गोली है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि आपतिक गर्भ निरोधन बिंदी बिंदी होते हैं यदि उनका उपयोग किया जाता है। आपतिक गर्भ निरोधक जो होते हैं प्रभावी होते हैं, आपतिक गर्भ निरोधक प्रभावी होते हैं यदि उनका उपयोग किया जाता है। आपतिक गर्भ निरोधक आपतिक गर्भ निरोधक प्रभावी होते हैं यदि उनका उपयोग यदि उनका उपयोग इसका आंसर क्या होगा? समागम के 72 घंटे के अंदर किया जाता है। आपतिक गर्भ निरोधक प्रभावी होते हैं यदि उनका उपयोग समागम के 72 घंटे के अंदर किया जाता है। समागम यानी कि लास्ट समय के 72 घंटा, 72 घंटा लास्ट में, समागम के 72 घंटे। समागम के 72 घंटे तक यदि उपयोग के अंदर, घंटे के अंदर उपयोग करें तभी ये सक्सेस है। और इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को ऑफर की तरह मिल रहा है कि एक क्वेश्चन आप लोगों को ऑफर है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक को और किस नाम से जानते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक को और किस नाम से जानते हैं? और किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हमको भी लगे कि हमारे बच्चे लोग बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे राइट आंसर बता रहे हैं, मेरे प्यारे रसगुल्ले राइट आंसर बता रहे हैं। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि भ्रूण लिंग परीक्षण विधि को
कहते हैं? भ्रूण लिंग परीक्षण विधि को कहते हैं भ्रूण लिंग परीक्षण। भ्रूण लिंग परीक्षण विधि को कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एमनियोसेंटेसिस। क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस। क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस। क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 में प्लस एक और ऑफर है कि पुरुष बंधकरण को क्या कहते हैं। इसमें हम लोग ऑफर एक और दे रहे हैं, पुरुष बंधकरण को क्या कहते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? ZIFT का फुल फॉर्म। ZIFT का फुल फॉर्म ZIFT। ZIFT का फुल फॉर्म जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 करते हैं कि डाउन सिंड्रोम में किस प्रकार की वक्र प्रति की अधिकता से होता है। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की अधिकता से होता है? डाउन सिंड्रोम क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के प्रति अधिकता से होता है। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के 1% से होता है। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के 1% की अधिकता से होता है। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के 1% अधिकता से होता है? तो इसका आंसर होगा 21वां गुणसूत्र। 21वें गुणसूत्र के कारण होता है। 21वें गुणसूत्र जो इसका 21वां गुणसूत्र होता है, ये डाउन सिंड्रोम का कारण बनता है। उसी प्रकार हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेगर जोहन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका राइट आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेगर जोहन मेंडल। फिर है अनुवांशिकी के जनक। अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो इसका भी आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल।
ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे में कितने वर्षों तक संकरण में प्रयोग किया। मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे में कितने वर्षों तक प्रयोग किया। मेंडल ने कितने वर्षों तक अध्ययन किए। मेंडल ने उद्यान मटर के पौधों में कितने वर्षों तक अध्ययन किए। इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 वर्षों तक। इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्रॉसिंग ओवर जो होता है, क्रॉसिंग ओवर जो होता है एक दूसरे के विपरीत प्रक्रम हो। क्रॉसिंग ओवर डॉट डॉट क्रॉसिंग ओवर जो होता है, क्रॉसिंग ओवर डॉट डॉट एक दूसरे के विपरीत प्रक्रम है। एक दूसरे के क्रॉसिंग ओवर डॉट डॉट एक दूसरे के विपरीत प्रक्रम है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सहलग्नता। सहलग्नता क्या होगा राइट आंसर, सहलग्नता। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया एक डॉट डॉट सहलग्न अप्रभावी विकार है। हीमोफीलिया एक हीमोफीलिया एक डॉट डॉट संलग्न अप्रभावी विकार है। संलग्न अप्रभावी विकार है। अप्रभावी विकार है तो इसका राइट आंसर होगा एक्स गुणसूत्र। हीमोफीलिया एक एक्स गुणसूत्र, हीमोफीलिया एक एक्स गुणसूत्र संलग्न अप्रभावी विकार है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर नहीं, यहाँ पर हम लोगों को आप लोगों को एक क्वेश्चन ऑफर में मिलता है कि 44 प्लस 44 प्लस एक्स एक्स बाई इसमें कौन सा सिंड्रोम होगा। टर्नर सिंड्रोम होगा, डाउन सिंड्रोम होगा या क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे प्यारे रसगुल्लों। तो क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, मानव में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र द्वारा होता है। मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र के कारण होता है। मानव में लिंग निर्धारण मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र के कारण होता है। किस गुणसूत्र के मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र के कारण होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, वाई गुणसूत्र। वाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, वाई गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, एयूजी एवं जेयूजी। एयूजी एवं जेयूजी में किस प्रकार का कोडान होता है। एयूजी एवं जीयूजी में
AUG एवं GUG में किस प्रकार का कोडान होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आरंभन कोडान। आरंभन 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 कोडान, इसका राइट आंसर क्या होगा? आरंभन कोडान। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। इसके बाद क्या है कि इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि डीएनए के खंड का नाम क्या है? डीएनए के खंड का नाम क्या है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है? डीएनए के खंड का नाम, डीएनए के खंड का नाम क्या है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण क्या है? जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्या के स्थान पर हमको क्या करना है? डीएनए के खंड का नाम जीन है, जीन। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जीन। क्या होगा इसका राइट आंसर? जीन। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 में है कि डायनासोर अथवा सरीसृप का स्वर्णिम काल होता है। डायनासोर और सरीसृप का स्वर्णिम काल होता है। इसका राइट आंसर होगा मेसोजोइक। इसका राइट आंसर क्या होगा? मेसोजोइक। इसका राइट आंसर क्या होगा? मेसोजोइक होगा। इसके बाद है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस विस्फोट से हुई थी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति 33 ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस विस्फोट के कारण हुई थी? इसका राइट आंसर कौन सा? बिग बैंग। क्या होगा? बिग बैंग। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है बिग बैंग महाविस्फोट की से हुई थी। समजात अंग, इसका क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है समजात अंग का उदाहरण। समजात अंग के उदाहरण। इसको हम लोग इस क्वेश्चन को हम ऑफर क्वेश्चन दे रहे हैं कि समजात अंग का उदाहरण। नहीं, चलो इसको हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आप लोगों को भूले ना। क्या कि समजात अंग का उदाहरण के जैसे कि घोड़े तथा मनुष्य के अग्रपाद। इसका आंसर होगा घोड़े तथा मनुष्य के अग्रपाद। जैसे कि समजात अंग, जैसे घोड़े के अग्रपाद हो गए और मनुष्य के हाथ हो गए, ये समजात अंग का तो ही उदाहरण है बच्चों। क्या है? समजात अंग का ही तो उदाहरण है। इसी क्वेश्चन नंबर 35 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 35 से एड्स का फुल फॉर्म, इसको हम लोग देते हैं आप लोगों को ऑफर क्वेश्चन।
एड्स का आप लोगों को एड्स का फुल फॉर्म बताना है और HIV का फुल फॉर्म बताना है। HIV, इन दोनों का फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। तो इसके बाद है कि अफीम के 2 उत्पादों के नाम बताओ। अफीम के, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? अफीम के 2 उत्पादों के नाम। अफीम के 2 उत्पादों के नाम। अफीम के के 2 उत्पादों के नाम। अफीम के 2 उत्पादों के नाम। अफीम के 2 उत्पादों के नाम क्या होगा? तो पहला एक हीरोइन हो गया। हीरोइन, हीरोइन मूवी वाली नहीं, आप लोग मूवी वाली को न समझिएगा। ये हीरोइन एक पादप है, उत्पाद है। एक हो गई हीरोइन होगा, एक होगा मॉर्फिन होगा। एक हीरोइन, एक होगा मॉर्फिन। एक हीरोइन और एक मॉर्फिन होगा। शहरों में, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि शहरों में वाहिद मल, शहरों में वाहिद जल में लगभग ... % पानी होता है। शहरों में वाहिद मल, शहरों में वाहिद जल, शहरों में वाहिद जल में लगभग शहरों में वाहिद जल में लगभग 99% जो होता है पानी होता है। कितना परसेंट होता है? 99%। कितना होता है? पानी होता है। कितना होता है? 99% पानी होता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम एक जीवाणु है। राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम जो होता है एक सहजीवी जीवाणु होता है। कौन सा जीवी? सहजीवी। राइजोबियम जो होता है एक सहजीवी जीवाणु होता है। इसके बाद है कि पेनिसिलिन की खोज। गुरुजी पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज बच्चा लोग बताइए, आप लोग किसने की थी पेनिसिलिन की खोज? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कौन वैज्ञानिक ने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो हम लोग वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हम लोग 38 तक क्वेश्चन किए हैं और जो ऑफर क्वेश्चन थे कुल टोटल हो गए 50 क्वेश्चन हो गए होंगे। तो हम लोग यहीं तक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सामने जल्द से जल्द पहुंचे। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल।